गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों की बात चल रही थी कंपनी ऑडिट के रिवीजन के ऊपर, और रिवीजन वाले प्रोविजंस में क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन पे हम लोग बात कर रहे थे। और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने दो सेक्शंस पर अपनी बात जो है वो कंप्लीट कर दी थी। एक हमारा था सेक्शन नंबर 139 जो कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। दूसरा सेक्शन जो हम लोगों ने कर लिया था वो था 140 जो ऑडिटर के रिमूवल से रिलेटेड मेनली सेक्शन जो है वो माना जाता है। बराबर। नाउ अभी अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जिस सेक्शन के ऊपर पूछे जाते हैं वो हमारा हो गया सेक्शन 141। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि ये जो टॉपिक हमारे हैं कंपनी ऑडिट वाले, वो दोनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले जो लोग फर्स्ट ग्रुप कर रहे हैं, सेकंड ग्रुप भी कर रहे हैं या सिर्फ सेकंड ग्रुप भी कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी ऑडिट जो है सेक्शन नंबर 139 से लगा के 148 तक के जो प्रोविजंस हैं वो फर्स्ट ग्रुप पे भी है, लॉ सब्जेक्ट में हमारे कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉस के अंदर, और सेकंड ग्रुप के अंदर भी ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर ये चीजें कवर हैं। तो आप देखें फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दे। हम लोग टारगेट हमारा वही है कि हाफ एन आवर के करीब जितना हम लोग कर पाए उतना हमको आज के इस लेक्चर के अंदर कर लेना है। कोशिश करेंगे ये सेक्शन आज हम लोग कंप्लीट खत्म कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑडिटर परचेज गुड्स वर्थ ₹5,01,500 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ कंपनी बीइंग ऑडिटेड बाय हिम। The company allowed him 1 month credit which is normally allowed to all known customers। बराबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नाउ अभी सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऑडिटर ने उधार में गुड्स परचेज किए हैं, तो भाई उधार में जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो उधार वाले गुड्स डिस अलाउड हैं या अलाउ रहेंगे। तो क्लियर कट आपके सामने सेक्शन 141(3)(b और उसका जो सेकंड क्लॉज है वो क्या कहता है, सब क्लॉज क्या कहता है, A person shall be disqualified to act as an auditor if he is। अब सबसे खास लाइन जो है वो यहां लिखी गई है, अगर वो indebted है to the company for an amount exceeding 5 lakh rupees। तो ये सेक्शन की क्वालिटी आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, बराबर, वो अगर कंपनी जिसमें आप ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो इनडेप्टनेस में है और 5 लाख रुपीज से ज्यादा का, 5 लाख तक तो एग्जम्प्ट है लेकिन उससे ज्यादा का अगर डेप्ट है तो उस केस में आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट पर अभी ये लिखा है कि वेन एन ऑडिटर परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ कंपनी ऑडिटेड बाय हिम ऑन क्रेडिट ही इज डेफिनेटली इंडेप्टेड टू द कंपनी एंड इफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सीड ₹5 लाख ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बहुत क्लियर बोला है। अब सबसे खास बात यहां पे क्या हुई कि कई लोगों के दिमाग में एक चीज आई कि सर हम लोगों ने ई वाले क्लॉज के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शंस हो, जो ऑर्डिनरी कस्टमर्स के लिए भी होते हैं, तो ये चीज तो अलाउड है। तो सर वो प्रोविजन यहां पे क्यों नहीं लगाया गया, तो उसका आंसर भी आप आगे पढ़ लें, ये सबसे खास लाइन रहेगी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जब भी आंसर्स को ड्रॉ करें, कई लोग क्या करेंगे जैसे इतना लिख करके छोड़ दिया, लेकिन जब इन्होंने ये चीज लिख दी है तो कंपनी अलाउड हिम 1 मंथ क्रेडिट विच इज नॉर्मली अलाउड टू ऑल नोन कस्टमर, तो इसका भी आंसर में रोल है। और जिन लोगों को आंसर में डाउट है वो लास्ट पर जरूर पढ़ें। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, देखिएगा ये लाइन, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इफ द कंपनी अलाउ हिम द सेम पीरियड ऑफ क्रेडिट एज इट अलाउड टू अदर कस्टमर ऑन द नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन। हम कह रहे हैं सर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। The auditor cannot argue that he is enjoying only the normal credit period allowed to other customer। आप ये जो आर्ग्यू करना चाहोगे कि बाकी सबके लिए तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इन फैक्ट इन सच ए केस ही हैज बिकम इंडेप्टेड। देखिए हमारा पॉइंट सीधा इंडेप्टेड का है और आप यहां पे इंडेप्टनेस में है, मतलब है, और ये पर्सन डिस्क्वालीफाई रहेगा और आप जानते हो कि उसको पोस्ट यहां पे करनी पड़ जाएगी विकेट। बराबर, सीधा सा प्रोविजन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। केबीसीएन कंपनी फॉर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट एज 3 पार्टनर के, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ओके, केबीसी। हाँ, के इज ऑल्सो इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं पे होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। फर्म को एबीसी लिमिटेड का ऑडिट ऑफर हुआ है एंड ही इज ऑलरेडी होल्डिंग ऑडिट ऑफ 40 कंपनीज। इनकी फर्म जो है वो 40 कंपनी की ऑडिट ऑलरेडी कर रही है। अब सवाल आता है, दो चीजें इसमें बहुत सिंपल, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए। 1413G यहां पे जो है वो अटैच होता है, जो कहता है कि
पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी, और उसमें दो चीजें लिखी है कि ये लोग ऑडिटर नहीं हो सकते। एक तो ऐसा बंदा जो कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, बिकॉज हम जानते हैं उसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होने वाला नहीं, तो वो ऑडिट भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज, a person or a partner or a firm holding appointment as its auditor if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as an auditor of more than 20 companies। आप जानते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिटर के लिए जो मैक्सिमम, सब एक्सेप्शंस आर देयर, अदरवाइज मैक्सिमम जो लिमिट है वो 20 कंपनीज की है, बराबर। हाँ, ये ठीक है कि इसमें 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो सारी जो है वो इसमें एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कॉमन प्रोविजन 20 कंपनीज का हमारे सामने है। अब दो बातें देखें। सबसे पहले तो क्या ये फर्म एलिजिबल है क्या, क्योंकि इसका एक पार्टनर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, बराबर। तो हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह से कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया है तो ये फर्म एलिजिबल है ऑडिट करने के लिए, और 3 में से सिर्फ एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, 3 में से 2 की मेजॉरिटी आती है, 2 लोग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है, इसीलिए यहां पे इस तरह की कोई टेंशन नहीं है, ये फर्म एलिजिबल तो है। अब पर पार्टनर के लिए 20 ऑडिट्स अलाउड है, अगर उसने कहीं और इंडिविजुअल अगर नहीं किया है, बराबर है, अपने नेम से कहीं नहीं किया है, तो उन दोनों का मिला करके, मतलब जितने भी पार्टनर है उनका मिला करके फर्म की कैपेसिटी बन जाएगी। तो 3 पार्टनर के हिसाब से वैसे तो 60 होनी चाहिए, लेकिन एक पार्टनर जो है मिस्टर के, वो होल्डर एम्प्लॉयमेंट में है, इसलिए उनका लिमिट तो कुछ है ही नहीं, वो ऑडिट कर ही नहीं सकता है। तो 2 पार्टनर्स का लिमिट 20 + 20 मिलाकर के 40 ऑडिट्स है। 40 ऑलरेडी अगर ये कर रहे हैं तो एबीसी लिमिटेड का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखते हैं अपन फाइनल आंसर। इन द गिवन केस, के इज अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ केवीसी इन अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, देयरफॉर ही विल बी एक्सक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ ऑडिट फर्म कैन होल्ड। समझ रहे हैं आप लोग? तो टोटल नंबर में इस बंदे को एक्सक्लूड करना ही है। इफ मिस्टर बी एंड मिस्टर सी डू नॉट होल्ड एनी ऑडिट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी और पार्टनर्स ऑफ अदर फर्म, तो उनके लिए टोटल नंबर जो केबीसीएन कंपनी का होगा वो 40 का होगा। अब ये भी मैंने आपको बोल ही दिया था, बराबर। और इस केस में ऑलरेडी कंपनी 40 का ऑडिट कर रही है, तो फिर आप एबीसी लिमिट, अच्छा ये जो लिखा है ना कि इन द गिवन केस कंपनी इज ऑलरेडी होल्डिंग, बराबर, तो मैं चाहूंगा कि इस कंपनी की जगह पे अगर अपन फर्म वर्ड यूज कर लें तो ज्यादा बेटर है ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि कंपनी वर्ड आते ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कंपनी कैसे ऑडिट कर रही है? कंपनी का मतलब यहां पे केबीसीएन कंपनी से है, जो कि एक ऑडिट फर्म है, बराबर। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए चेंज कर दिया यहां पे, फर्म इज ऑलरेडी होल्डिंग 40 ऑडिट, देयरफॉर केबीसीएन कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर फॉर ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर थोड़ा आगे लिख दें कि पुराना में से एक को छोड़ दे तो कर सकता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अपन समझ गए कि ये 40 अगर है तो आप एबीसी लिमिटेड की एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर मैटर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड in the annual general meeting of company held in September 2014, which assignment he accepted। चलिए सर, सितंबर 14 में कंपनी का एजीएम हुआ, ये भाई साहब जो है इनको ऑडिटर बना दिया गया है, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। सब्सिक्वेंटली जनवरी 15 के अंदर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3-4 महीने बाद में जनवरी के अंदर इन्होंने एक फर्म ज्वाइन कर लिया, बी को ज्वाइन किया एज ए पार्टनर। ठीक है, बी को ज्वाइन किया, और कैसे ज्वाइन किया? एज ए पार्टनर। क्लियर बोला हुआ है कि इन्होंने बी को ज्वाइन किया और एज ए पार्टनर ज्वाइन किया है, जो अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन एक खासियत है उस चार्टर्ड की, वो चार्टर्ड जो है वो मैनेजर फाइनेंस है लक्ष्मण लिमिटेड के अंदर। यानी जिस कंपनी में आप एज ऑडिटर अपॉइंट हुए हो, अब आप उस कंपनी के ही मैनेजर के यानी ऑफिसर के पार्टनर भी हो। समझ रहे हैं आप कुछ बात? बराबर। तो देखें कि क्या रूल कहता है। 2 चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये फर्म ही एलिजिबल नहीं होगी, मतलब खैर अभी फर्म की तो बात ही नहीं करनी है अपने को, फर्म तो एलिजिबल इनकी जो फर्म है वो तो है ही नहीं, क्योंकि एक बंदा होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। लेकिन अब ये जो मिस्टर ए है, इनके साथ क्या होगा? क्या ये कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? तो सेक्शन 1413 सी क्या कहता है? prescribe that any person who is a partner or an employment and officer or employee of company will be disqualified। मेरे ख्याल से आपको सेक्शन याद होगा, ये हमारा रिवीजन वीडियो है, मतलब आपने सेक्शन से एक बार पढ़े हुए हैं। एनी पर्सन जो कौन है, पार्टनर है या एम्प्लॉयमेंट में है, किसके? ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के। तो कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय खुद, उसका पार्टनर, और इवन उसके यहां जो ऑफिसर या एम्प्लॉय है वो पर्सन एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। और अगर पहले से हो गया है तो
डिस्क्वालिफिकेशन सबसेक्शन 4 कहता है इस सेक्शन का कि आपको पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसेक्शन 4 कहता है कि एन ऑडिटर हु इनकर्स एनी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन सबसेक्शन 3, बराबर। इतना कुछ अगर आपको लगे कि सर ये हम कैसे लिखेंगे सबसेक्शन 4, तो आप सीधा 1414 भी कर सकते हैं, है ना। आप हमेशा ध्यान रखिए ये आईसीई के प्रिस्क्राइब आंसर है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो भी चलेगा, है ना। यहां से अगर हम ये हटा दें तो भी हमारा काम जो है वो हो जाएगा, है ना। अगर मैंने ये लाइन ही हटा दी यहां से, हमने डायरेक्टली लिख दिया सेक्शन 141 प्रोवाइड्स दैट एन ऑडिटर हु इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन जो हुई है 1413 के अंदर, बराबर 3C के अंदर, ही शैल वेकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर, तो आपको ऑडिटर का पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियस फाइनल आंसर आप लोग देख सकते हो वहां से, बहुत सीधा है, सेक्शन अटैच हो गया है और इनको पोस्ट जो है वो वेकेट करना ही पड़ेगा। अब पोस्ट अगर वेकेट होती है तो आप लोग जानते हो क्या होगा, 139(8) लग जाएगा, जहां कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी, और जिधर कैजुअल वैकेंसी आ गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको 30 डेज के अंदर फिल करेंगे। लेकिन ये रेजिग्नेशन की वजह से नहीं है, इसीलिए वो 3 मंथ्स वाला जो अपना पॉइंट था जनरल मीटिंग से अप्रूवल वाला, वो इधर लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट में आगे। नेक्स्ट कहता है राम एंड हनुमान एसोसिएट्स चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैं और एज ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं कृष्णा लिमिटेड के, बहुत अच्छी बात, फॉर द अकाउंटिंग ईयर 14-15, ठीक है। अब ये जो इनकी जो फर्म है वो अपॉइंट हुई है इस कंपनी में कृष्णा लिमिटेड के अंदर एज ऑडिटर। अब एक जो पार्टनर है मिस्टर हनुमान, वो 100 इक्विटी शेयर हेल्ड करता है शिवा लिमिटेड में। तो ठीक है ना, हम तो कृष्णा लिमिटेड के ऑडिटर है, लेकिन शिवा लिमिटेड कौन है, कृष्णा लिमिटेड की सब्सिडरी है। मतलब जिस कंपनी में आप ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, आपकी फर्म का एक पार्टनर उस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है शिवा लिमिटेड, उसमें शेयर होल्डर है। तो हमने कहा सर क्या फर्क पड़ता है, ये जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं उसका शेयर होल्डर थोड़ी है, उसकी सब्सिडरी का शेयर होल्डर है। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में है 1413 का डी, और डी का भी फर्स्ट पार्ट जो शेयर होल्डर को डिस्क्वालीफाई करता है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर अगर कंपनी का शेयर होल्डर है, सिर्फ कंपनी का ही नहीं, आप लोग जानते हैं कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का, उसकी होल्डिंग कंपनी का, उसकी एसोसिएट कंपनी का या उसकी होल्डिंग की अदर सब्सिडरी कंपनी का भी अगर शेयर होल्डर है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, अगर रिलेटिव में शेयर होल्ड किया है तो हम जरूर यहां पे 1 लाख रुपीस की फेस वैल्यू के शेयर्स तक एग्जम्प्ट करते हैं, बराबर। अदरवाइज खुद के लिए और पार्टनर के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। यहां एक और चीज आपको बढ़िया बता दूं, हमने इसको याद रखने के लिए एक बना रखा है कैश, और साथ में एक और हमने नाम दे दिया सिस्टर। हाँ जी सर, ये क्या है, कैश का मतलब कंपनी, ए का मतलब एसोसिएट कंपनी, मतलब सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी, फिर ए से एसोसिएट कंपनी, एस से सब्सिडरी कंपनी, एच से होल्डिंग कंपनी, और सिस्टर नाम हमने दे दिया कि वो जो होल्डिंग की अदर सब्सिडरी कंपनी है उसको हमने सिस्टर कंपनी नाम दे दिया। तो अगर इनमें कहीं पर भी आपका शेयर होल्डिंग है, आप ये भी जानते हैं इनमें कहीं पर भी अगर आपका इंडेप्टनेस है तो भी जाना पड़ेगा, अपन पढ़ चुके हैं। इनमें से कहीं पर भी अगर वही गारंटी गिवन वाला पॉइंट है तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट यहां पे अपना एज इट इज आ गया है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो क्लियर बोला गया है कि अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर हु इज और इज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और उसकी अदर अगर कोई होल्डिंग की अदर सब्सिडरी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत क्लियर कट मैटर है। तो ये जो इतना सब है, अच्छा एग्जाम में ये कैश नहीं लिखना है, पूरा लिखना पड़ेगा। फिर इन्होंने वो 1 लाख रुपीज वाला प्रोविजो भी लिख दिया है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव के लिए नहीं है, ये मेनली पार्टनर के लिए है, आपने को ध्यान रखना है। पर लिख इसलिए दिया ताकि एकदम क्लियर कर दे, किसी के दिमाग में आए कि अरे 1 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, तो 1 लाख की फेस वैल्यू सिर्फ रिलेटिव के लिए एग्जम्प्ट है और किसी के लिए नहीं, ये समझाने के लिए अपन ने ये लाइन भी लिख दी है, ठीक है। फिर अपना वही सब सेक्शन 4 वाला कि अगर अपॉइंट होने के बाद में ये डिस्क्वालिफिकेशन अटैच होती है तो आपको पोस्ट को वैकेंट करना पड़ेगा और कैजुअल वैकेंसी होगी, ये सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। फाइनल आंसर पे आता हूं मैं। इन द प्रेजेंट केस हनुमान, मिस्टर हनुमान चार्टेड अकाउंटेंट, पार्टनर ऑफ राम एंड हनुमान, होल्ड 100 इक्विटी शेयर ऑफ शिवा लिमिटेड जो सब्सिडरी है कृष्णा लिमिटेड की। देयरफॉर द फर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, अपॉइंट नहीं हो पाएगी, अपने को ध्यान में रखना है, बहुत क्लियर कट मैटर है। आप यहां पे हो जाओगे डिस्क्वालीफाई।
अच्छा, फर्म डिस्क्वालीफाई है, हनुमान खुद भी डिस्क्वालीफाई है बिकॉज खुद शेयर हेल्ड कर रहा है, और अगर इसका जो पार्टनर है राम वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिट करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्शन क्लियर कट बना करता है कि अगर उस चार्टेड का पार्टनर भी शेयर होल्डर है तो भी वो चार्टेड डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आपको क्लियर कर दूं मैं कि ना तो फर्म, ना राम, ना हनुमान, कोई भी वहां पे अपॉइंट नहीं हो सकता है, तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। हाँ, प्रेक्षा मेंबर है, आईसीआई की मेंबर है, चार्टेड है, बहुत अच्छी बात है। डज नॉट होल्ड द सीओपी, लेकिन सीओपी नहीं है इनके पास में, ये चार्टेड तो है, चार्टेड अकाउंटेंट बन चुकी है, एग्जाम पास कर लिया है, सीए फाइनल क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से मेहनत करके हो गया, लेकिन ये सीओपी इन्होंने नहीं लिया। नहीं लेने का रीजन सर हो सकता है कहीं जॉब वॉब का मूड हो, तो बहुत क्लियर कट है, अगर सीओपी नहीं है तो आप एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। आंसर बहुत इजी है, लिख भी दिया है अंडर सी एक्ट 1949, चार्टेड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी कैन एंगेज इन पब्लिक प्रैक्टिस। सीओपी होना जरूरी है सर, तो सीओपी अगर नहीं है तो आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। छोटा सा क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट के अंदर आ जाइए। वैसा ही क्वेश्चन जैसे पहले भी किया, सेम पॉइंट हमारा बी का इंडेप्टनेस है 5,01,000 का, हम पढ़ चुके हैं सी लिमिटेड। तो ये बी भाई साहब जो है ये ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, 5 लाख से ऊपर है तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इज हिज अपॉइंटमेंट वैलिड, बिल्कुल नॉट वैलिड है। 5 लाख तक एग्जाम था, अपन ये क्वेश्चन फर्स्ट अपन ने यही किया था। अब इन्होंने जो चीज का सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द एडवांस इज टेकन फॉर मीटिंग आउट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब समझो कि भाई ऑडिटर को बाहर जाके ऑडिट करना पड़ रहा है, तो उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का पैसा कंपनी पे करती है, आप जानते हो, दे सकते हैं अदर देन रेम्यूनरेशन। अब वो एडवांस भी दिया गया है, तो ये वो वाला इंडेप्टनेस है, तो सर ये तो चलेगा ना, ये तो उसके फीस का ही पार्ट है या उसको दिया जा रहा है काम के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिए इसके लिए। तो फर्स्ट पैरा तो आपका वही है, तो मुझे वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भैया वो डिस्क्वालीफाई है, मतलब हाँ डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। 5 लाख से ऊपर का है तो डिस्क्वालीफाई है, बराबर क्लियर है। तो मैं नेक्स्ट पैरा जो इसमें मेन चीज थी वो पढ़ लेते हैं। Even if the advance was taken for meeting out traveling expenses, ठीक है, डेप्थ पढ़ते वक्त अपन ने कहीं पर भी डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो एडवांस अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का भी है और का ऑडिट वर्क से पहले दे दिया गया है, तो हिज अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड। इसका रीजन यहां पे देखो, बिकॉज पहली चीज तो ये कि भैया आप इन डेप्थनेस में तो हो, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। और सबसे खास लाइन ये आपको अपने आंसर में जरूर जरूर और जरूर लिखनी है, द ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फीस ऑन ए प्रोग्रेसिव बेसिस ओनली। समझ रहे हो, प्रोग्रेसिव बेसिस का मतलब जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे पैसा मिलेगा, वही अलाउड है। एडवांस पैसा अगर आपको दे दिया गया तो वो इनडेप्टनेस में ही काउंट होगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये इधर अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, फटाफट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि बहुत अच्छे से सेक्शन के ऊपर बेस है, और मैं मान के चल रहा हूं सेक्शंस आपको आते हैं, तो हम लोग बस देख रहे हैं कि आईसीआई किस तरह के क्वेश्चन हमसे क्वारी करने वाला है। पीबीएस एंड एसोसिएट्स फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, 3 पार्टनर है, वही पीबीएस है, 3 पार्टनर्स अपना वही, एक को 20 मिलेगा, 60 ऑडिट कर सकते हैं सर। तो फर्म इज ऑलरेडी हैविंग ऑडिट ऑफ 45 कंपनी की आप ऑलरेडी ऑडिट कर रहे हैं, इनमें से कोई भी होल्ड टाइम प्रैक्टिस में नहीं है, तो डायरेक्टली पता लग रहा है 60 का ऑडिट है, 45 कर रहे हो सर, 15 का ऑडिट और कर सकते हो। Decide and advise whether PBS and associates will exceed the ceiling prescribed under 1413G। 20 की 1 की लिमिट है, तो 3 की 60 है सर, कहीं आप बाहर नहीं गए हो, आप 45 की कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हमने बोला कि आप कितना, और तो बहुत सीधा सीधा सा है, द फर्म इज ऑफर्ड 20 कंपनीज ऑडिट। 45 की आप कर रहे हो, 20 की अगर आप और एक्सेप्ट कर लेते हो तो क्या सीलिंग लिमिट से बाहर चले जाओगे क्या? तो बिल्कुल 15 ही 15 कंपनीज का आप ऑडिट और एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 का एक्सेप्ट करते हैं तो बट ऑब्वियस आप सीलिंग लिमिट से बाहर जाएंगे। 1413G को पहले फर्स्ट पैरा में पूरा समझाया है, हमेशा ध्यान रखिए लिखने का लॉ का कोई भी प्रोविजन, ऑडिट वाले भी जो पढ़ रहे हैं, ये जो आपका टॉपिक है पूरा लॉ से कनेक्टेड है, लॉ के सेक्शंस हैं, तो सबसे पहले पूरा सेक्शन समझाइए, 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी समझाइए, वहां पे वो पूरा फर्स्ट पैरा में समझाने के बाद में आगे हमने बोल दिया कि स्पेसिफाइड नंबर जो है वो पर पर्सन के लिए 20 है, तो 3 लोगों के लिए देखिए क्लियर बोल दिया फाइनल आंसर के अंदर कि 60 हो जाएगा, और कहीं इंडिविजुअल ऑडिट नहीं कर रहे हैं तो 60 हो जाएगा। ऑलरेडी आप 45 कर रहे हैं, देख सकते हो 45 की आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो 15 कंपनीज का ऑडिट आप और एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। अब आंसर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तरीका और हो सकता है, हम वो
एक्सेप्शंस लिख सकते हैं जिनको एग्जाम मिला हुआ है कि अगर इन 20 कंपनीज के अंदर 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो कंपनियां अगर इंक्लूड है तो फिर हम 60 के बाहर भी जा सकते हैं। भाई अपने को कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है तो अपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन जो 20 कंपनी ऑडिट एक्सेप्ट हमारे लिए ऑफर आ रहा है, उनमें से अगर 5 कंपनियां ऐसी हो जो इनमें से कोई हो एग्जामिशन वाली में से, तो हम पूरी 20 भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो और लिख सकते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास टाइम कितना है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। फिलहाल आईसीए का प्रिस्क्राइब आंसर ये है जो मैंने सामने आपको यहां पे बता दिया है। चलिए जी नेक्स्ट पे आ गए। मिस्टर अमर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कार परचेस करते हैं, नहीं फाइनेंस भी करवाते हैं, कार को 7 लाख रुपया फाइनेंस करवाते हैं चौधरी फाइनेंस से। चलिए सर बधाई हो, कार ले ली इन्होंने, चौधरी फाइनेंस से फाइनेंस भी करवा लिया है। जो होल्डिंग कंपनी है चरण एंड दास की, ठीक है साहब, चरण एंड दास की होल्डिंग कंपनी है चौधरी फाइनेंस। और सबसे बढ़िया बात यह कि हमारे ये जो मिस्टर अमर हैं ये दास लिमिटेड के ऑडिटर है और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं लोन लेने के बाद भी। तो हमने कहा सर जिस कंपनी के हम ऑडिटर हैं उसकी होल्डिंग कंपनी से हमने लोन लिया है, तो सर क्या फर्क पड़ रहा है? अरे सर फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, पड़ेगा ही। अगेन 1413D सेकंड हमारा बहुत क्लियर है, इन डेप्थनेस 5 लाख तक तो सर अलाउड थी, बार बार क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, एक तो आप 5 से ऊपर निकल गए। फिर मैंने आपको कहा था 1413D जो है वो कंपनी को, एसोसिएट कंपनी को, उसकी सब्सिडरी को, उसकी होल्डिंग को और होल्डिंग की अदर सब्सिडरी कंपनी किसी से भी आपका इंडेप्टनेस है तो आपको रोक देता है। तो बट ऑब्वियस है आपका उस कंपनी से नहीं है लेकिन उसकी होल्डिंग से है, तो आप रुकने वाले हैं। सेक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, सेम चीजें वो की वो, पहले हमने सेक्शन को समझा दिया। इन द गिवन केस अमर इज डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर, क्लियर हो गया, इंडेप्टनेस है, कैनॉट वर्क एज ऑडिटर, सब्सिडरी कंपनी पे होल्डिंग से लोन लिया है, सब्सिडरी में भी आप नहीं कर सकते हो, तो इनको पोस्ट वैकेट करना ही पड़ेगा। और सब सेक्शन 4 भी यही कहता है कि बाद में भी डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है तो पोस्ट वैकेट करना पड़ेगा। फिर हमने लिखा कि ऑडिट वर्क परफॉर्म जो है उसका वो इनवैलिड है, ही शुड वैकेट ऑफिस इमीडिएटली एंड दास लिमिटेड मस्ट हैव टू अपॉइंट एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो आप जानते हो कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी, अगेन अपना सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट पूरा अपने जानते हैं 20 का आपका लिमिट रहेगा। अब फर्म के जितने पार्टनर है मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना फर्म ऑडिट कर सकती है। ये पूरा कुछ आपको समझा है एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज 3 पार्टनर्स हैं तो 3 into 20 60 हो गया, और इंडिविजुअल में अगर इन्होंने कहीं पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रखा है तो फर्म जो है वो अपने नाम से 60 का ऑडिट कर पाएगी, सीधा सा प्रोविजन है। नेक्स्ट पे आता हूं मैं फटाफट। श्रीयन कंपनी फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपॉइंटेड ऑडिटर होती है। आराधना कंपनी की ऑडिटर है। आराधना कंपनी होल्ड करती है 50% शेयर इन सारंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मिस्टर श्री, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ श्रीयन कंपनी ओड 1500 एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू सारंग कंपनी फॉर द गुड्स परचेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना भाई। तो आप आराधना कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हुए हो और आराधना कंपनी सारंग की होल्डिंग कंपनी, अगेन अपना सेम वही वाली बात होगी कि होल्डिंग कंपनी है, आप होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर हो और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है दूसरी सारंग कंपनी, बराबर, उसके आप 1500 रुपए से इनडेप्टनेस है, 1500 रुपए का डेप्ट है, तो ठीक है ना भाई। कंपनी का खुद का, उसकी एसोसिएट का, उसकी सब्सिडरी का, उसकी होल्डिंग का और होल्डिंग की अदर सब्सिडरी का, उनके साथ में अगर आपका इनडेप्टनेस है और वो भी 5 लाख रुपए से ऊपर का है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट पैरा में हमने सेक्शन समझा दिया। सेकंड में सेक्शन को और आगे बढ़ाया, वेयर एन ऑडिटर परचेज गुड सर्विसेज फ्रॉम अ कंपनी ऑडिटेड बाय हिम और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। जो मैं आपको लगातार बोल रहा हूं, कैश एंसेस्टर याद कर लीजिए, बहुत इजी काम हो जाएगा। हाँ, ही इज डेफिनेटली इंडेप्टेड तो है वो, लेकिन डिस्क्वालीफाई तब होता है जब आप 5 लाख से ऊपर होते हो। इन सच ए केस क्या लिखा है, ही बिकम्स इंडेप्टेड टू द कंपनी एंड कॉन्सिक्वेंटली इज डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस। क्या कर दी, तो लिखा है कि अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको वैकेट करना पड़ेगा। अब यहां क्या है वो देखो, इन द गिवन केस पूरा केस वेस आपको समझा दिया है, ठीक है। फाइनल आंसर क्या है वो अपन देख लेते हैं कि 1500 रुपए का ये सर, 5 लाख से ऊपर होते तो डिस्क्वालीफाई होते आप। अकॉर्डिंगली पार्टनर ऑफ शी इज नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि इनडेप्टनेस जो है वो 5 लाख से ज्यादा की नहीं है। तो ड्यू टू दिस श्रीयन कंपनी इज नॉट डिस्क्वालीफाइड। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा डिस्क्वालीफाई के नहीं आएंगे, है ना। वो कई बार
ये भी ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि इज नॉट डिस्क्वालीफाइड ना, क्योंकि अपने अब तक जितने क्वेश्चन दिए सब में कहा डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड, तो माइंड में सेट करके चले गए आप, यहाँ क्वेश्चन तो हमेशा पोस्ट छोड़नी पड़ेगी उसको, ऐसा नहीं है। तो यहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Mr. Y was appointed as an auditor of PQR Limited for year ended 31st March 15. ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई है वो हुई है 2014 में हो गई थी। ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग अगस्त के अंदर हो गई है और ऑडिटर आप अपॉइंट हो गए हैं। Y has been indebted to the company for sum of rupees 5,10,000। अच्छा, 5,10,000 का। अब देखिए 1/4/2014 को, ठीक है, यानी कि ये साल शुरू होते वक्त में 16/8 को 16 अगस्त को मीटिंग हुई है, लेकिन अप्रैल के अंदर आपका कंपनी के साथ में इनडेप्टनेस था। हाँ, एज ऑन 1 अप्रैल 14 द ओपनिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर विच हैज बीन सब्जेक्ट टू हिज ऑडिट। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है 14-15 के लिए आप ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, ध्यान रखिएगा, 14-15 के लिए ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं आप, और बट ऑब्वियस है कि अगस्त के अंदर मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर आपको एज ऑडिटर वहां अपॉइंट किया गया है। तो 16 अगस्त की जो मीटिंग में आप ऑडिटर अपॉइंट हुए हो, तो बट ऑब्वियस 14-15 31 मार्च 15 को खत्म होने वाले साल की आपको ऑडिट करनी है, मतलब 14-15 की ऑडिट करनी है, और साल के शुरुआत में आप इंडेप्टनेस में थे, 5,10,000 आपने कंपनी से उधार लिए थे। मिस्टर वाई हैविंग कम टू नो दैट ही माइट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, जब इनको पता लगा कि यार ये ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, तो 10 तारीख को 10 अगस्त को पे कर दिया है। मेरी बात को समझिएगा, यहां झगड़ा किस बात का है। 16 तारीख को इनकी एजीएम हुई है, 16 अगस्त को 16 अगस्त को वहां ये एज ऑडिटर अपॉइंट होता है, बराबर। जिस ईयर के लिए अपॉइंट हो रहे हैं उस साल के शुरुआत में इनका इंडेप्टनेस है, लेकिन जिस मीटिंग में अपॉइंटमेंट हुआ, इनका जो प्रपोजल पास हुआ, उससे पहले ही ये अपने लोन का पेमेंट कर चुके हैं। इनको पता था कि इनका नाम आ रहा है तो इन्होंने पे कर दिया। अब शेयर होल्डर का कंप्लेन वही है जो मैं आपको कह रहा हूं, शेयर होल्डर कह रहा है सर इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि 141 की डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है, जिस साल की ऑडिट कर रहे हैं उस साल के शुरुआत में इंडेप्टनेस था। तो झगड़ा कहां? जिस दिन आप अपॉइंट हुए उस दिन चेक करनी है इंडेप्टनेस, उस दिन और उसके बाद की। उस दिन है तो अपॉइंटमेंट इनवैलिड, उसके बाद हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन आ गई तो उस वैकेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले उस साल में कभी भी अगर इंडेप्टनेस हो तो वो सेक्शन अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये चीज पर क्वेश्चन इन्होंने बनाया, बढ़िया क्वेश्चन बनाया। देखिए अपन क्या कहता है सेक्शन, फिर से अपना वही पॉइंट 1413D सेकंड तो आपको लिखना ही लिखना है, सब में लिखना है। मैं आता हूं सेकंड पैरा के ऊपर। Where the person has liquidated is that before the appointment date। समझिएगा क्या लिखा है इन्होंने, Where the person has liquidated is that before the appointment date। अपॉइंटमेंट डेट से पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया है, बराबर। There is, बहुत अच्छी लाइन है, मैं इसको बोल्ड लेटर्स में डाल देता हूं, ये लीजिए सर, कर दिया अपने इसको ऐसा। Where the person has liquidated that is that before his appointment date there is no disqualification to be constituted for such appointment। तो भाई कोई डिस्क्वालिफिकेशन यहां पे नहीं मानी जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। इसका मतलब क्या समझ में आया अपने को? अच्छा पॉइंट पता लगता है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो उसका एजीएम का डेट है, उस दिन ही क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, उस दिन और उसके बाद वो सब अटैच होंगी, उससे पहले वाली कुछ भी अटैच होने वाली नहीं है। In the given case, Y was appointed auditor for the year ended 31st March 15। एनुअल जनरल मीटिंग 16 को हुई है, 10 को लोन रीपे कर दिया है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से पहले ही, तो इनका अपॉइंटमेंट रहेगा एब्सोल्युटली वैलिड और कंप्लेन जो है वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगी, बराबर। तो बहुत क्लियर कट मैटर है, आप लोग देख सकते हैं यहां पे कि यहां आकर के हमने क्वेश्चन हमारे सारे खत्म कर दिए कि किस तरह के क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। एक काम और अपन थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस में कर लेते हैं। आपके सामने है कि इस बार नवंबर 19 का जो सीए इंटरमीडिएट का लॉ का पेपर है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो आइए देख लेते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पर्सन, था सेम क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं कि लॉ का पेपर से जरूर मैं देख रहा हूं, लेकिन सेकंड ग्रुप ऑडिट करने वालों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, सिमिलर इंपॉर्टेंट है भाई। आपके इसमें भी क्वेश्चन है, वो के वो क्वेश्चन है, दोनों तरफ ये कवर है, तो ऑडिट वाले भी लॉ वाले भी सबको देखना ही है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, क्लियर कट पूछ लिया गया। तो हमने कहा मिस्टर प्रकाश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड, देख रहे हैं आप लोग,
और आकाश हु इज अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर प्रकाश इज होल्डिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 70,000, मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, और डायरेक्टर चाहते हैं कि मिस्टर प्रकाश को अपॉइंट कर दे। क्या कहते हो? 1413 लग रहा है फिर से बी, शेयर होल्डर, यानी जो चार्टेड शेयर होल्डर, जो चार्टेड है, जो अपॉइंट होने जा रहा है इस ऑडिटर, तो मिस्टर प्रकाश जो हैं, जो एज ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं, और उनका रिलेटिव है मिस्टर आकाश, जिन्होंने शेयर हेल्ड करके रखे हैं। और खास बात कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है, बस 70,000 फेस वैल्यू, रिलेटिव शेयर हेल्ड करे तो 1 लाख फेस वैल्यू तो एग्जम्प्ट है, मार्केट प्राइस जरूर 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये नहीं देखी जाती, फेस वैल्यू देखी जाती है। तो 70,000 है तो बिल्कुल अपॉइंट हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, बराबर। चलिए आंसर भी चेक कर लेते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है। आइए आंसर को हम चेक कर लेते हैं। चलिए सर, आंसर किधर गया, किधर गया, किधर गया आंसर? तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहां पे, ये देख सकते हैं आप लोग, 1413D। फर्स्ट ही हमारा पॉइंट है, ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही और इज रिलेटिव और पार्टनर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, सब्सिडरी होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। वही कैश वाला कंसेप्ट अपना हो गया। फर्दर एज पर प्रोविजो, रिलेटिव अगर हेल्ड कर रहा है तो बहुत क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव अगर हेल्ड कर रहा है तो वो कहीं पर भी 1 लाख रुपए से, फेस वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिस्टर आकाश 70,000 ही हेल्ड कर रहे हैं तो विद इन लिमिट है, तो आप यहां से देख सकते हो कि वो डिस्क्वालीफाई होने वाले नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्या कहते हो? बराबर, बहुत सिंपल था, ठीक है। हाँ जी, चलिए जी, तो आ जाते हैं वापस इसी के सेकंड पार्ट के ऊपर। मिस्टर रमेश है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड है, इंडेप्टेड वाला, कितनी बार आ गया देखो इंडेप्टेड वाला, 6 लाख से इंडेप्टेड है एमएनपी लिमिटेड में, और इनको एज ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। क्या कहते हो आप लोग? 5 लाख तक एग्जाम था, 5 लाख से ऊपर चले गए, मतलब आप नहीं हो सकते हो। अभी आंसर साथ में देख लेते हैं थर्ड वाले का भी, तो आंसर मतलब सेकंड वाले का क्या, नहीं हो सकते हो, 5 लाख से ऊपर, इसलिए। चलिए अभी चेक करेंगे सही के गलत। थर्ड वाला देखते हैं। मिस्टर केवीजे हैं, स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार, कुमार की पत्नी है, बराबर, और चार्टेड अकाउंटेंट है, और अच्छा मिस्टर कुमार चार्टेड है, ये उनकी पत्नी है। फिर आगे लिखा है इज द स्टोर कीपर ऑफ पीआरसी लिमिटेड, पीआरसी लिमिटेड की स्टोर कीपर है, मतलब एम्प्लॉय है, और डायरेक्टर ऑफ पीआरसी लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मिस्टर कुमार। अच्छा ठीक है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट की जो वाइफ है वो स्टोर कीपर है, और इन चार्टेड अकाउंटेंट को वो एज ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय को हम अपॉइंट कर सकते हैं क्या? पर ऑफिसर एम्प्लॉय तो है नहीं, ऑफिसर एम्प्लॉय के रिलेटिव है यहां पे, तो ऑफिसर एम्प्लॉय के रिलेटिव को क्या अपॉइंट किया जा सकता है क्या? या ऐसा पर्सन जिसका रिलेटिव जो है वो वहां पे एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, तो क्या अपॉइंट किया जा सकता है क्या? तो आइए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल कहीं 1413C तो इसमें नहीं लग रही है, तो जैसा भी है आंसर चेक करते हैं, सही के गलत। वो आपने आंसर सोच लिया होगा, तो अगर सोच लिया है तो यहां से चेक कर लेते हैं। आइए, ये कौन सा पॉइंट लगने वाला है। अब देखें, बहुत खास बात जो मैंने बोली अभी, उसके ऊपर मुझे मेन डिस्कस करना है, जो नॉर्मली भी पेपर देकर के जब स्टूडेंट आए थे तो इस चीज को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन में थे, उसी पॉइंट को मैं यहां बात करने जा रहा हूं। एज पर सेक्शन 1413D सेकंड, सेम अपनी बात, एज एन ऑडिटर इज डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटमेंट, वही बात हुई। 5 लाख से ऊपर का अगर होल्डिंग है, इंस्टेंट केस के अंदर 6 लाख का है तो बट ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब अपना पॉइंट नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड में इसलिए मैंने एक सेक्शन भी बोला था कि क्या 1413C लगेगा क्या यहां पे, क्योंकि पेपर देके आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि सर सी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सी में क्या था, एनी पार्टनर, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। वहां एक बड़ी दिक्कत हुई कि कई लोगों को उसमें रिलेटिव वर्ड भी याद रह गया, समझ रहे हैं आप। उनको लगा कि सर कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय का अगर कोई पार्टनर हो, उनका ऑफिसर या एम्प्लॉय या उनका रिलेटिव हो तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जबकि 1413C के अंदर रिलेटिव वर्ड का यूज जो है वो है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को। तो सर कहीं तो पढ़ा सर, कहीं पे तो अपन रिलेटिव को सर डिस्क्वालीफाई करते हैं सर, करते हैं सर, कुछ तो है सर। आपके लिए आप देखें वहां पे बहुत अच्छा आंसर दिया है, 1413F को याद करिए, लेकिन उसमें क्या लिखा है, एन ऑडिटर इज डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ अ पर्सन। समझिएगा, कब डिस्क्वालीफाई होता है,
whose relative is a director or employment of the company as a director or KMP। समझ रहे हैं आप? अब ऑफिसर के रिलेटिव की बात अपन ने कहीं नहीं कही है। अगर कोई पर्सन एज ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है और उसका रिलेटिव अगर कंपनी में डायरेक्टर की जगह पे है, समझ रहे हैं आप लोग बात को, कंपनी में कहा है डायरेक्टर की जगह पे है, या एम्प्लॉयमेंट हुआ है एज डायरेक्टर या एज केएमपी, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। वहां ये वर्ड यूज हुआ था रिलेटिव वाला, और बाकी हाँ रिलेटिव वाला वर्ड बी वाले क्लॉज के अंदर तो अपना यूज हुआ ही है, बराबर। लेकिन अपनी बात ये थी कि इनमें कहीं पर यूज हुआ है क्या ऑफिसर का या इसका रिलेटिव, तो ध्यान रखिए ऑफिसर के रिलेटिव को हम नहीं रोक रहे हैं, डायरेक्टर या केएमपी का रिलेटिव है तो रुकेगा। इन द इंस्टेंट केस केवीजी स्पाउस और मिस्टर कुमार जो है वो स्टोर कीपर है, और खास बात देखें वो डायरेक्टर या केएमपी नहीं है, बराबर। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मिस्टर कुमार जो है विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड। इसलिए मैंने कहा था कि ज्यादातर माइंड थॉट लेके जाता है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सब में डिस्क्वालीफाइड हो ही रहा होगा, और उस बेस पे हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो थर्ड पार्ट है, ये पेपर देके आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का नवंबर का जो पेपर देके आए तो उनका यही था कि सर हमने ऐसे ऐसे आंसर लिखा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये तो डिस्क्वालीफाई नहीं है। फिर सेक्शन उठा करके देखा तो पता लगा कि सी वाले के अंदर कहीं पर भी रिलेटिव की बात ही नहीं है, एफ वाले में बात है लेकिन उसके अंदर भी सिर्फ डायरेक्टर या केएमपी के रिलेटिव की बात है, ऑफिसर या एम्प्लॉय के रिलेटिव की बात नहीं है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था, बराबर। क्लियर कर है? तो यहां आकर के आपका ये जो सेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जैसा आपको मैंने कहा था कि 141 पे हम लोग कोशिश करेंगे बात खत्म कर लें, हमने बात खत्म कर ली है, अच्छे से इसको करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे के जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए उनके ऊपर जरूर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बस अच्छे से इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक्स अ लॉट।